हाय बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ वेस्पर थ्योरी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सर दर्द है। आप लोग वीडियो अगर देखने के लिए अपना टाइम निकाल चुके हैं तो मैं आपको पहले ही बताऊँ, अगर अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते तो पहले इस वीडियो से पहले या इस थ्योरी से पहले हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर समझ लें। अगर आप यूट्यूब से नहीं समझ पा रहे हैं, टीचर का भी नहीं समझ में आया, तो मैंने भी एक हाइब्रिडाइजेशन पर वीडियो बनाई हुई है। पहले अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करें, फिर ये वीडियो देखें, वरना आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें इस तरह का डायग्राम, इस तरह की टेबल मैंने दिखा रखी है। आप लोग अगर वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ फिर से रिवीजन चलेगा इस तरीके से। जो आपका मॉलिक्यूल होता है, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम किसको सेलेक्ट करते हैं? उस एलिमेंट को जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। जैसे BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन किस पर निकलेगा? Be पर निकलेगा। कितना आता है हाइब्रिडाइजेशन? Sp। शेप इसकी लीनियर होती है और एंगल ये होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको टेबल उसमें पढ़ाई थी वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में। हर एक मॉलिक्यूल की शेप निकालने के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके बाद शेप बता दो। जैसे BeCl2 में Sp हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे निकाला ये वीडियो के अंदर देख लेना। तो BeCl2 में Sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी शेप लीनियर बताई साइंटिस्ट ने। तो जब आप लोग लीनियर शेप या हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो BeCl2 को ऐसे ही फॉर्मेट में लगाना है कि भाई ये लीनियर शेप है, ये वाली। इसमें Be बीच में आ जाता है और यहाँ Cl आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से BCl3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आता है वो Sp2 आता है। शेप का नाम है ट्रायंगुलर। ठीक, एंगल इतना होता है और शेप ऐसी बनती है। B बीच में रख दिया, Cl। देखो ट्रायंगल, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अपनी अपनी शेप है। आप जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर शेप निकाल लें, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, तो उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेप निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंग फिट करना पड़ता है मॉलिक्यूल को। तो CH4 है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3 में ये अरेंजमेंट होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये टेबल के नीचे ये वाला हाइड्रोजन जो है फोर्थ, ये नीचे है। ये इस तरीके से अरेंज किया मैंने। तो PCl5 फॉस्फोरस बीच में है, ये एक ऊपर और एक नीचे, ये है ट्राइगनल बाई पिरामिडल, है ना। दो पिरामिड बन रहे हैं, एक ये वाला पिरामिड हो गया और एक नीचे वाला पिरामिड हो गया। ठीक है, तो ट्राइगनल बाई पिरामिडल। PCl5 को आप मन मर्जी से नहीं समझा सकते, या PCl5 को मन मर्जी से नहीं अरेंज कर सकते। जब आप PCl5 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की sp3 आया है तो sp3 की शेप ऐसी होती है। SF6 भी ऐसा ही होता है। SF6 के अंदर जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो उसका निकल कर आता है sp3d2। कैसे निकला है? फिर से वही कहूँगा, हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देख लेना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा ऐसे निकला है। तो इस sp3d2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल को ऐसे अरेंज करते हैं सल्फर बीच में, ये ऐसा प्लेन बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर। एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, तो 6 के 6 फ्लोरीन हो गए ना यहाँ पर। तो इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, एक ऊपर और एक नीचे, बाकी ये स्क्वायर बनाना आपको। क्लियर? ये आपने जो शेप बताई है, ये पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला फिर शेप बताई। ठीक, शेप मॉलिक्यूल की चेंज हो सकती है, उसे ये थ्योरी बताती है। ये थ्योरी बोलती है कि मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी अगर उसमें आ गया लोन पेयर मॉलिक्यूल के अंदर। अब आपको मैं इस थ्योरी को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कराता हूँ जो बेसिक है इसका। उसको समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए उन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने वर्ड बोला लोन पेयर, तो कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ को नहीं। तो पहले मैं आपको लोन पेयर क्लियर कराता हूँ। ठीक, देखो एक मॉलिक्यूल है NH3। ठीक, नाइट्रोजन के पास जो लगा हुआ है वो 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है? नाइट्रोजन के लास्ट में होता है 2 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लास्ट में 5 है। इसकी वैलेंसी 3 होती है, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। तो इसके लास्ट में पड़े ही 5 हो, लेकिन ये शेयरिंग करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग होने के बाद ही तो आएंगे 3 हाइड्रोजन, है ना। ये 3 हाइड्रोजन इसीलिए आए क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 से शेयरिंग की थी। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके। ये हाइड्रोजन का रखा हुआ है, हाइड्रोजन का रखा हुआ है, हाइड्रोजन का रखा हुआ है। तो आप लोग देखो कि इसके अंदर इसके शेल कंप्लीट हो गई, इसके भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 ही होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, और नाइट्रोजन के पास 2 4 6 8 हो गए।
ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन ये जो पेयर है ये बॉन्डिंग में यूज़ हो चुका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, इसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। याद रखना, बॉन्ड पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है पूरा पेयर, जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो सका, इसी को मैं कहूँगा लोन पेयर। आई बात समझ में? तो नाइट्रोजन लोन पेयर रखे हुए हैं एक, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो आपको ये क्लियर हो गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होते हैं, ये मुझे बताना ज़रूरी था, इसी से ही मैं आगे बढ़ाऊंगा टॉपिक। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्लियर होने के बाद अब फिर से आते हैं इसी थ्योरी पे, वेस्पर थ्योरी। अभी तक इसको डिफाइन नहीं करूँगा ना, बताऊँगा, क्योंकि जब मैं इसका एग्जाम्पल पढ़ा दूँगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये बीमारी थी ये। जो मैंने वीडियो बनाई हुई है हाइब्रिडाइजेशन की, या आप लोग अगर सीख चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो याद रखिए CH4 NH3 और H2O, इनमें एक ही हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके अंदर फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज़ करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और नहीं पता है तो याद कर लो CH4 NH3 H2O, इन तीनों के अंदर एक ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो है sp3। और sp3 की शेप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या होती है? sp3 की शेप होती है ये वाली टेट्राहेड्रल, इस तरीके से कि ये कार्बन है ऊपर नीचे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है टेबल के नीचे है। ठीक है, तो मैं जब ये फाइंड कर लेता हूँ कि टेट्राहेड्रल ऐसे ही बनता है, ऐसे, तो मैं इस अरेंजमेंट में या इस शेप में इन तीनों को अरेंज करूँगा ना, इन तीनों को टेट्राहेड्रली अरेंज करूँगा, टेट्राहेड्रल शेप में। तो मैंने वही किया, ये कार्बन के पास कितना होता है? 2 4, है ना? तो कार्बन के लास्ट में 4 है, तो 4 के 4 से शेयरिंग कर चुका, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो बस H H H H, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 शेयरिंग कर चुका। अच्छा, NH3 में नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है? अभी आपको पढ़ाया था 5, 3 से शेयरिंग कर चुका, बच कितना गया? लोन पेयर। ठीक, तो ये है H H H। यहाँ जो बना रहे थे ना टेट्राहेड्रल में, ये वाला जो बना रहे थे, यहाँ अब मत बनाना, क्योंकि अब यहाँ आ जाएगा लोन पेयर, किसका? नाइट्रोजन का। तो इसको अरेंज तो मैंने टेट्राहेड्रली किया, लेकिन वहाँ H नहीं लगाया क्योंकि था ही नहीं। इसी तरीके से ऑक्सीजन है। अच्छा, ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसी पर हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, है ना? तो ऑक्सीजन के लास्ट में क्या होता है? 2 6, तो इसके लास्ट में 6 है, और ये कितने से अरेंज हो चुका, कितने से शेयरिंग कर चुका? 2 से, तो बच कितने गए? 1 2 3 4, 6 था ना, 2 से शेयरिंग कर चुका। ये रूल है कि जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 था, 2 से शेयरिंग कर चुका, बच कितना गया? ठीक, तो ये जो लोन पेयर है एक, और ये लोन पेयर है 2, कमाल है। वहाँ कितना लोन पेयर था? 1 था, और यहाँ कितने हैं? 2। तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड, 2 एटम हो गए। तो ऑक्सीजन के पास फिलहाल 2 और 2 4, इसके पास भी क्या निकल कर आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 1 s और 3 p 4 नहीं हो जाते। ये फॉर्मूला पढ़ लेना जो मैंने आपको वीडियो के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, HH। इन ये जो अरेंजमेंट था टेट्राहेड्रल, फिर से कौन आ जाएगा यहाँ? लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? लोन पेयर। देखो मैंने अरेंज ऐसे ही किया जैसे CH4, तीनों को ऐसे ही अरेंज किया मैंने, ये, तो बस इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर। और जब ये भी नहीं मिला तो यहाँ भी लोन पेयर, लेकिन टेट्राहेड्रली मैं अरेंज कर रहा हूँ इनको। ठीक, तो इनके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इनकी शेप बिगड़ कर जाती है। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप होती है पिरामिडल, और इसकी शेप होती है बेंट। बोलो बात समझ में आई नहीं? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरे भैया, जब इनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम था तो शेप क्यों अलग अलग निकल कर आई? इसका आंसर ये थ्योरी बोलती है कि इसमें लोन पेयर आ गया था, इस वजह से पिरामिडल हो गया। इसमें 2 लोन पेयर आ गए थे, इसमें हो गया बैंड शेप। तो भाई फिर ये हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? वेस्पर थ्योरी बोलती है कि देखो, यहाँ लोन पेयर था ना, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्जन की वजह से ये इधर आता है, ये इधर आता है। लेकिन यहाँ भी कौन रखा हुआ है? बॉन्ड पेयर, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। अरे भाई, ये लोन पेयर पड़े हुए है तो इलेक्ट्रॉन ही, और ये बॉन्ड पेयर हो है तो इलेक्ट्रॉन ही। तो इधर से नेगेटिव चार्ज रिपल्जन हो रहा है, नीचे की साइड आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। अरे भाई, तुम कहाँ रहे हो? हमारे पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, हमारे बीच भी तो रिपल्जन होगा। अरे यार, हम मजबूर हैं
हमें नीचे आने दो, क्योंकि हम पास पास हैं, हमारे बीच रिपल्जन बहुत हो रहा है। तो ये इधर खिसकना शुरू हो जाता है, ये इधर खिसकना शुरू हो जाता है। जब ये इधर खिसकता है, इसमें रिपल्जन चलता है। अब ये देखते हैं कि यार ये ऊपर वाले मान नहीं रहे हैं, तो हमें इधर खिसकना पड़ेगा। जब ये इधर खिसकते हैं तो यहाँ फिर से रखा हुआ है कौन, बॉन्ड पेयर। अरे यार तुम कहाँ आ रहे हो हमारे पास? अरे भाई ऊपर से रिपल्जन आ रहा है, इसलिए हमें इधर खिसकना पड़ रहा है। अरे यार, तो फिर ये इधर हो जाएंगे। कितना टाइप का रिपल्जन चला, लोन पेयर से लोन पेयर के बीच, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच, सॉरी, लोन पेयर से लोन पेयर, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। इतने टाइप का रिपल्जन चल रहा है भाई, ये मैंने लिख दिया। लोन पेयर से लोन पेयर, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। सबसे बड़ा रिपल्जन होता है लोन पेयर वाला, क्योंकि इसी से तो चली रिपल्जन की जो बीमारी थी। इन 3 टाइप के रिपल्जन के चलने की वजह से इसकी शेप जो मेरे पास टेट्राहेड्रल आनी चाहिए थी, क्या निकल कर आती है, पिरामिडल। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो वेस्पर थ्योरी बोलती है कि जिन मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आ जाता है उनकी शेप वो नहीं होगी जो हाइब्रिडाइजेशन तय कर देता है। इसमें लोन पेयर नहीं था, इसकी शेप वही होगी जो हाइब्रिडाइजेशन से आ रही थी। जैसे ये रही sp3, एग्जाम्पल क्या था, CH4, कोई लोन पेयर नहीं है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये बोलती है कि मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो सकती है अगर लोन पेयर आ जाए। इसमें यही बीमारी हुई, लोन पेयर आने की वजह से बेचारे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन कौन सा निकल कर आया, शेप पिरामिडल। इसमें 2 लोन पेयर थे, तो उसकी शेप क्या होगी, बेंट। आया समझ में? तो एक बात बताओ, अगर ये लोन पेयर ना होते तो ये रिपल्जन भी ना चलता, ये रिपल्जन ना चलता तो ये गड़बड़ी ना होती, ये गड़बड़ी ना होती, इसकी शेप पिरामिडल ना होती। ये सारा गड़बड़, सारा फॉल्ट इस लोन पेयर की वजह से हुआ है ना। तो देखो अब मैं इस थ्योरी को कैसे लपेटता हूँ। ये है नाइट्रोजन, ये कौन सी शेल होती है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोलते हैं जो सबसे लास्ट की शेल होती है। तो नाइट्रोजन के लास्ट की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इन्हीं को मैं क्या बोलूँगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट की शेल को वैलेंस शेल और लास्ट की शेल में रखे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 5। बट वैलेंसी कितनी है इसकी, 3। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 से ये शेयरिंग करेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर ये 2 इसके पास हैं तो ये भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो टोटल 5 ही थे ना। तो 3 से शेयरिंग कर चुका, 2 रह गए, लेकिन ये 2 भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं, क्योंकि ये वैलेंस शेल में बचे हुए रखे हैं। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और इन्हीं में चला था रिपल्जन। उसी की वजह से पूरे मॉलिक्यूल की शेप गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि इस रिपल्जन की वजह से रिपल्जन आगे तक बढ़ता चला गया था। ठीक, तो वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन थे आपके 2 ही तो बचे थे। वैलेंस शेल में इन इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या चला था, रिपल्जन, और पूरे मॉलिक्यूल की शेप गड़बड़ हो गई। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेप आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। थ्योरी यही तो कहती है, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन थ्योरी। मैं जब आपकी क्लास में था मैं पता कैसे पढ़ता था, वैलेंस शेल में रखे इलेक्ट्रॉन पेयर में चलने वाला रिपल्जन। उसी रिपल्जन की वजह से पूरी मॉलिक्यूल की शेप गड़बड़ हो गई थी। देखो कितना आसान, मतलब थ्योरी का नाम भी उसी से निकाला जो ये बोलना चाह रही। वैलेंस शेल में क्या रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये रहा, और उसी में क्या चला था, रिपल्जन, और रिपल्जन चला था तो मॉलिक्यूल की शेप गड़बड़ हो गई थी। तो इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। मैं ऐसे पढ़ता हूँ, वैलेंस शेल में रखे इलेक्ट्रॉन पेयर में चलने वाला रिपल्जन। बोलो बात समझ में आई नहीं? यानी ये थ्योरी कुल मिला के बोलती है कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके शेप बताकर मत आ जाना। अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आ गया तो शेप गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया नहीं? तो लोन पेयर की प्रेजेंस मॉलिक्यूल की शेप में गड़बड़ी पैदा करती है, डिस्टोर्शन पैदा करती है। और फिर उसने आगे बोला कि जी वो आपका मॉलिक्यूल है, इसकी जो अरेंजमेंट है यानी इसकी जो ज्योमेट्री है, अगर वो लोन पेयर नहीं रखती तो उसको बोल देना रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन अगर उसमें लोन पेयर आ जाता है तो बोलेगा इरेगुलर ज्योमेट्री। तो इसमें लोन पेयर आ, इरेगुलर ज्योमेट्री, इसमें 2 लोन पेयर आ गए, इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री को ही एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, वरना रेगुलर ज्योमेट्री के लिए तो ये टेबल है ही।
ये टेबल रेगुलर ज्योमेट्री के लिए, आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो और शेप बताओ। लेकिन शेप में गड़बड़ी हो जाएगी अगर आपके पास लोन पेयर आ गया तो। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात और, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बी ई के साथ इधर उधर सी एल लगा हुआ है ना, ये थ्योरी एक बात और बोलती है कि देखो यहाँ है बॉन्ड पेयर और यहाँ है कौन, बॉन्ड पेयर। आप ऐसे नहीं बना सकते सी एल कि भाई क्यों? क्योंकि सी एल अगर आपने यहाँ रख दिया तो इसके भी तो लोन पेयर यहाँ आएंगे भाई, एक सी एल का एक बेरिलियम का, एक सी एल का एक बेरिलियम का, तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्जन चलेगा। रिपल्जन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों सी एल इतनी दूरी पर पहुंच जाते हैं कि इनके बीच रिपल्जन जहां तक हो कम से कम हो जाए। समझ में आया? तो बी ई के साथ जो दो सी एल लगे हुए हैं वो ऐसे नहीं इतनी दूरी पर पहुंच गए, वरना आप ऐसे बना सकते थे सी एल, लेकिन वो जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर था ना उसके बीच रिपल्जन चल रहा था। उस रिपल्जन को कम करने के लिए BeCl2 में दोनों Cl एक दूसरे से इतनी दूरी पर पहुंच गए कि उनके बीच रिपल्जन कम हो सके। इस थ्योरी का पहला पॉइंट। अब थ्योरी के पॉइंट बोल रहा हूं मैं। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए ताकि उनके बीच रिपल्जन कम हो सके। पहला सेंटेंस इस थ्योरी का, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल एटम्स आर फ्री टू मूव सो दैट द रिपल्जन बिटवीन देम मे बी मिनिमम। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस इसी थ्योरी का, मॉलिक्यूल की शेप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से नहीं निकाली जा सकती। अगर लोन पेयर है तो फिर उसकी मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओनली। इफ द मॉलिक्यूल हैज़ लोन पेयर इट्स शेप विल बी डिस्टॉर्टेड। आया? सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर की प्रेजेंस 3 टाइप का रिपल्जन क्रिएट करती है। ये वाला लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक। इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 2 टाइप की होती है, एक रेगुलर ज्योमेट्री और एक इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री, इफ द कंपाउंड और इफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी लोन पेयर इट्स ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज रेगुलर। और अगर इरेगुलर की बात करूं तो मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक लोन पेयर होगा तो उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी और शेप वो नहीं आती जो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताता है। स्प्राइट क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलो अब कुछ मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं इस थ्योरी को ताकि आपको एग्जांपल समझ में आ जाए, ठीक है। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ मॉलिक्यूल की शेप जो है आप अगर जानना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है और अगर आप देख चुके हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी ये वीडियो। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एग्जांपल। उस वीडियो के अंदर मैंने फॉर्मूला ही बताया था और आप लोग देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये है जीनोन। जीनोन के आखिर में कितना होता है? 8, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, इन सब के लास्ट में कितना आता है? 8 इलेक्ट्रॉन आता है क्योंकि इनर्ट गैसेज हैं। तो जीनोन के आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से कितने से शेयरिंग कर चुका? 2 से। तो जीनोन के पास कितने एटम अटैच्ड हैं? 2 प्लस लोन पेयर कितने इसके पास? 1 2 3, कितना हो गया? 3। तो 2 + 3 = 5। 5 का मतलब होता है एक S 3 P और एक D। 1 2 3 4 और 5। अगर इसका आंसर 2 आता, इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर इसका आंसर 2 आता तो Sp 3 आता, Sp2 4 आ जाता, Sp3 5 आ जाता, Sp3D और 5 ही आया देखो। 6 आ जाए Sp3D2। मतलब ये मैं आपको एक तरीके से फॉर्मूला बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वरना हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा 5 के अकॉर्डिंग Sp3D की शेप क्या बताई थी मैंने आपको? Sp3D की शेप होती है ये वाली, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और मैं इसको इसी तरीके से अरेंज करूँगा। ये रख दिया मैंने Xc, यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। देखो मेरी ट्रिक सीखो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप मॉलिक्यूल को अरेंज कर लें इस तरीके से कि जो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा था, जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है कि इसको इस तरह अरेंज करना है, 3 कॉर्नर से बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे तो अरेंज किया ना मैंने। यहाँ लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और यहाँ क्या लगा दिया? फ्लोरीन। तो आपको क्या करना है? लोन पेयर पे हाथ रख देना ऐसे। तो ये जो शेप निकल कर आ रही, क्या निकल कर आ रही? लीनियर। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका जो है
आप ऐसे आप बता दोगे इसका आंसर है लीनियर, लेकिन बच्चा क्वेश्चन करता है क्यों। ये मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले उस तरह अरेंज करना और फिर लोन पेयर पे हाथ रख देना, आपको लीनियर स्ट्रक्चर नजर आएगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बड़ी क्लासेस के अंदर भी क्वेश्चन क्या रहता है कि XeF2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों नहीं होती, लीनियर क्यों होती है। एक ही आंसर देना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से। अगर ये लोन पेयर ना हो तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसका आंसर वही दूंगा जो आपको बताता हुआ है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट प्रॉब्लम रहती है कि लोन पेयर आया, मॉलिक्यूल की शेप बिगड़ी, जो निकल कर आई उसका मैंने आपको ट्रिक बताई कि लोन पेयर पे हाथ रख देना, जबकि उसको अरेंज इसी तरीके से करना है जैसे आपको बताया गया था उस वीडियो के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन जो शेप निकल के आ रही। ठीक है, तो इसका आंसर है sp3, बेशक इसका आंसर sp3d है और इसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं आएगी, इसकी शेप आएगी लीनियर। अच्छा, दूसरा XeO3 फिर से वही, Xe के लास्ट में कितना है 8 में से कितने से शेयरिंग कर चुका, एक ऑक्सीजन 2 से शेयरिंग करता है, तो 3 ऑक्सीजन कितने से शेयरिंग करेंगे 6। इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के साथ शेयरिंग कर चुका, बचा कितना 1 लोन पेयर। तो जीनोन के लास्ट में फिलहाल जीनोन के साथ अटैच्ड एटम कितने हैं 3 और लोन पेयर कितना है 1, तो क्या आंसर आ रहा है 4, और 4 का मतलब फिर से वही sp3, एक S 3 P, और इसकी शेप जीनन बीच में, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया लोन पेयर। अब आप इसको हाथ रखो, ऐसा लग रहा है जैसे पिरामिड इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर मिलने वाला पिरामिड, इसी के लिए तो इसका नाम पड़ जाएगा पिरामिडल। और आपको मैंने पढ़ाई भी थी, भी स्ट्रक्चर देखो, ये पढ़ाई थी मैंने, ये था ना NH3, इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल इसलिए आई थी क्योंकि जो लोन पेरेंट्स पे हाथ रख दो वही शेप निकल के आ रही ना। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले उसको अरेंज उसी तरह करो जो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताता है, उसके बाद उसके लोन पेयर पे हाथ रख दो, जो भी आपको शेप दिखती है नाम लिख दो। देखो ये भी देखो कितना ट्रिक, ये लोन पेयर इस पर रख दूँ, हाथ इस पर रख दूँ, ये कुछ मुड़ा हुआ सा नज़र नहीं आ रहा, मुड़ा हुआ सा, और मुड़े हुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेंट, है ना। तो ये बेंट शेप है, या फिर ये देखो लोन पेयर पे हाथ रख दो, लोन पेयर पे हाथ रख दो, ये कुछ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बन रहा है, बन रहा ना, तो नाम क्या बोलूँगा V शेप, ये भी कह सकते हो आप इसको। यानी तरीका अच्छा है, पहले लोन पे स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद लोन पेयर पे हाथ रख दो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। BrCl3 ब्रोमीन, आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे के सारे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना, 287, तो इसके लास्ट में भी तो 7 ही होगा। तो ब्रोमीन के लास्ट में है 7, ठीक, और जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग क्या करोगे, ब्रोमीन के साथ कितने एटम अटैच्ड हैं 3 एटम अटैच्ड हैं, प्लस 7 में से 3 से शेयरिंग कर चुका, बच कितने गए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर 4 बच गए ना, 4 का मतलब 2 पेयर हो गए। तो ब्रोमीन के साथ 3 एटम अटैच्ड हो चुके, 2 लोन पेयर रखे हुए हैं, क्या आंसर आता है, अरे बाप रे, तो फिर से 5 आ गया, और 5 ऊपर वाले का आया था। तो जिस तरह मैंने ये शेप बनाई थी इस तरीके से, यही तो शेप बनाऊंगा इसके लिए भी, और बना चुका। यह है ब्रोमीन, यहाँ है आपका क्लोरीन, 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 और ये रखा हुआ है क्या लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। तो इस लोन पेयर को मैंने यहाँ रख दिया, इस पर ज़रा हाथ रखना, मतलब इसको अरेंज ऐसे ही करना है यार, थोड़ा सा गलत बन गई थी स्ट्रक्चर, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहाँ क्या रखना है ब्रोमीन, Cl, 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 और यहाँ क्या है लोन पेयर, और यहाँ क्या है लोन पेयर। अब आप लोन पेयर पे हाथ रखो, कुछ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बन रहा है क्या T, तो उसको मैं क्या कहूँगा T शेप। बट प्रॉब्लम क्या है, ये लोन पेयर ये थोड़ा सा इधर झुकेंगे, थोड़ा सा इधर झुकेंगे कि भाई हमारे बीच रिपल्जन चल रहा है, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, ये इधर झुकेगा, और ये बेचारा बोन पेयर हल्का सा, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा टिल्ट बनाया, टेढ़ा बनाया, क्योंकि ये लोन पेयर, क्योंकि ये जो बोन पेयर है ये रिपल्जन फील कर रहा है किससे, इससे, तो ये हल्का सा इधर झुक जाएगा, इधर झुक जाएगा, तो ये T शेप तो निकल कर आई, लेकिन कैसी निकल कर आई, बेंट T शेप। बोलो बात समझ में आई नहीं, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ T, यानी ये T सीधा नहीं है, ऐसे है ये वाला। बोलो बात समझ में आई नहीं, ये बहुत अच्छा मेथड है लोन पेयर पे हाथ रखने वाला। मतलब मॉलिक्यूल की, ये जितने भी सारे मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूँ, इन सब मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आया और इनकी शेप गड़बड़ हो गई। अगर लोन पेयर ना आता तो बस ये वाली टेबल जिंदाबाद, जिसको मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। खैर, अब निकालते हैं HCl पर।
HCl में किस पर निकलेगा, Cl पर हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, क्योंकि Cl अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है ये आप लोग वीडियो के अंदर देख लेना, क्योंकि इसके पास शेल के नंबर 3 हैं। जिनके पास शेल के नंबर 3 होती हैं वो अपनी वैलेंसी बढ़ा लेते हैं। तो क्लोरीन के साथ कितने एटम अटैच्ड हैं, 1। अब क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के लास्ट में कितना था, 7, एक से अटैच हो चुका, बचे कितने, 6, लिख तो दिए। इन 6 का मतलब है एक पेयर एक पेयर एक पेयर। तो HCl में क्लोरीन के साथ एक एटम अटैच्ड है और प्लस लोन पेयर कितने हैं, 3। फिर से क्या निकल कर आ गया, अरे बाप रे, तो फिर वही आ गया sp3, और sp3 ऊपर भी आया था। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें तो निकल कर आई थी शेप पिरामिडल, इसमें क्या निकल कर आएगी, इसमें आप लोग ध्यान रखो, sp3 टेट्राहेड्रल ही इसको अरेंज करूँगा, ये Cl लगा दिया, ये क्लोरीन है, ऐसे 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 ऐसे, ये सॉरी हाइड्रोजन, तो HCl बन चुका, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। मतलब कितनी अजीब सी बात है ना, मैं उसको भी ऐसे अरेंज कर रहा था पिरामिड, वो टेट्राहेड्रल, और इसको भी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ H आ गया और यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर। अब आप इस लोन पेयर पे हाथ रखो, क्योंकि ये तो ट्रिक है मेरी, मैं इसको इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। इस लोन पेयर पे हाथ रख दिया, हालांकि मैंने इसको टेट्राहेड्रली अरेंज किया था, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से, क्योंकि 3 लोन पेयर है ना, तो 3 लोन पेयर आने की वजह से मैंने इन पर हाथ रख दिया, और ये क्या बचता है, लीनियर। कमाल है भाई। फिर सेम क्वेश्चन, HCl में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी इसकी शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं निकल कर आती। इसका आंसर है 3 लोन पेयर की प्रेजेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर्स। 3 लोन पेयर की प्रेजेंस इसकी वजह है, इसका रीज़न है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। देखो sp3 ये क्या आया था, लीनियर, और ये क्या आया था, बेंट टी शेप। अरे यार, sp3d क्या आया था, लीनियर, और ये क्या आया था, बेंट टी शेप। sp3 क्या आया था, पिरामिडल, और ये क्या आया था, लीनियर। ठीक है। XeF2, अब फटाफट फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मैं अब बार बार यूज़ नहीं करूँगा। जेनोन के आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 से शेयरिंग कर चुका, तो अटैच्ड एटम 4 प्लस लोन पेयर कितना है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 लोन पेयर हो गए। क्या आंसर आ रहा है, 6। 6 का मतलब है sp3d2, यानी ऑक्टाहेड्रल। फिर से वही, जब ये ऑक्टा आया था तो क्या था, sp3d2 था ना। इसकी शेप कैसी बनी थी, कुछ ऐसी बनी थी ना, ऑक्टाहेड्रल की शेप। ऐसे ही अरेंज करूँगा, ये Xe है, F F F F, और ये क्या आ गया, लोन पेयर, और ये क्या आ गया, लोन पेयर। यानी आपको उन जगहों पे जहाँ पे एटम फिट नहीं बैठ पाए, लोन पेयर लगाने होते हैं। तो इन लोन पेयर पे हाथ रख दो, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर। और जब आप इसको उठाओगे ना, बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा, तो उसका नाम है, मतलब उठाने का मतलब है ऐसे, ये है ना, जब इसको ऐसे उठाओगे ऐसे, ये बिल्कुल प्लेन बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल प्लेन। इसको उठाओगे तो प्लेन नज़र आएगा, वरना ये आपको मैं वैसे दिखा रहा हूँ फ्रंट से। जब इसको उठाओगे तो साइड से देखोगे ना, बिल्कुल प्लेन, तो इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। बोलो बात समझ में आई नहीं। याद रखना, जब भी किसी मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है लेकिन शेप ये आ रही है, तो इसका सीधा सा लिंक लोन पेयर की प्रेजेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है स्क्वायर प्लेनर। तो इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी इसकी शेप क्या आनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन क्या निकल कर आई, स्क्वायर प्लेनर। वजह वही बैठेगी जो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। PCl3 के अंदर फॉस्फोरस के पास अटैच एटम है 3 प्लस एक आ गया लोन पेयर, क्योंकि फॉस्फोरस के आखिर में होता है 5, ये है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉस्फोरस Cl फिर से लग दिया लोन पेयर, इसकी शेप फिर से निकल कर आ गई पिरामिडल। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर देंगे। ठीक, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका आप लोग दिमाग लगाकर आंसर देना। इसका भी आप आंसर ईजिली दे दोगे, इसका भी आंसर ईजिली दे दोगे। ठीक, और मैं आपको बता दूं, बच्चे के पास टेंशन रहती है कि सर एक लोन पे रहेगा तब क्या शेप, 2 लोन पे रहेगा क्या शेप, 3 लोन पे रहेगा क्या शेप। इस शेप को आपकी बुक में एक टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस टेबल को अब समझना भारी नहीं होगा, क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली। तो जहाँ कहीं आपकी ये थ्योरी पढ़ाई गई है, वेस्पर थ्योरी, आप उस थ्योरी के बाद टेबल को देखना, टेबल में अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि CH4 है ना, तो अटैच्ड एटम कितना है, 4 प्लस 0, लोन पेयर नहीं था। नाइट्रोजन कितने एटम अटैच्ड हैं, 3, लोन पेयर 1 हो गया। कितने एटम अटैच्ड हैं ऑक्सीजन के साथ, 2, लोन पेयर 2 हो गए। तो इस कंडीशन में इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी पिरामिडल और इसकी बेंट, ये कंडीशन आपको टेबल में मिलेगी, टेबल में ज़रूर देखना। अब वेस्पर थ्योरी फटाफट जाकर नोट्स के अंदर या बुक के अंदर पढ़ो, इसके पॉइंट आपको बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुका था। और वेस्पर थ्योरी के बाद जो आपको टेबल दी गई है उसमें दिमाग लगाना, आपको ये सारे एग्जांपल्स भी दिखाई देंगे, ये वाले जो मैंने आपको कराए, ये कराए ना मैंने। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप फिर भी मतलब समझ में नहीं आया, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देखना, उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छी लगेगी।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा। फिर से यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, वरना आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आपके सर में दर्द रहेगा। और अगर किसी बड़े 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 एंट्रेंस को निकालना चाहते हो, मेरा चैनल क्या, मेरा घर भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।